विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 68 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वोल्टता गुणक को हमने स्टडी किया था। वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम पढ़ रहे थे, वोल्टा संवर्धक। और वोल्टा संवर्धक में जो मेन जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका वोल्टा द्विगुणक, एक होता है वोल्टा त्रिगुणक और एक होता है वोल्टा चतुर्गुणक। ठीक है, यानी कि डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपोलर। ये हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमने वोल्टा द्विगुणक को जो है पढ़ लिया था, उसका डायग्राम भी देख लिया था, संरचना और उसकी कार्यविधि उसको हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, वोल्टा अगर द्विगुणक की बात करें तो वोल्टा द्विगुणक में क्या होता है कि वोल्टा द्विगुणक में आपको जितना निवेशी इनपुट आप देते हो और निवेशी वोल्टेज का जो शिखर मान होता है, शिखर मान का मतलब आयाम अधिकतम वैल्यू होती है ना। अगर आप वेव देखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो निवेशी वोल्टेज का जो शिखर मान होता है या फिर अधिकतम मान होता है, उसी के गुणक के रूप में प्रदान करता है। कहाँ पर? लोड पर, आउटपुट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम या इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज मल्टीप्लायर कहते हैं, वोल्टा गुणक कहते हैं। अगर वोल्टेज डबलर है, वोल्टा द्विगुणक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो डबल आउटपुट जो निवेशी इनपुट जो होगा, निवेशी होगा, उसका जो शिखर मान होगा उसका दुगुना प्राप्त होगा लोड पर। ट्रिपलर के लिए 3 गुना, ऐसे क्वाड्रपोलर के लिए कितना होता है? 4 गुना। ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत डायग्राम डिफरेंस रहेगा, बाकी मेथड जो है वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा है वोल्टा त्रिगुणक। ठीक है, वोल्टा त्रिगुणक, इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, समझाएंगे उसको, संरचना और उसकी कार्यविधि को, उसके बाद उससे लिखेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग डालते हो, इसको हटाना पड़ेगा तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा।
इस टाइप से है, ठीक है। और ये D1 D2 और ये D3, ठीक है। निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, ये है आपका डायग्राम, देख लीजिए ध्यान से बना लीजिए। वोल्टेज वोल्टर त्रिगुणा वोल्टेज ट्रिपलर का बना देखिए जरा समझिए, बना लिया होगा। इसमें इसकी संरचना में क्या तीन तो आपको डायोड चाहिए होंगे, सीधी सीधी D1 D2 और ये D3, और तीन ही अपघटनीय संधारित्र C1 C2 और ये C3 संधारित्र, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं अपघटनीय संधारित्र, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो उनको इस प्रकार से जोड़ते हैं और लोड प्रतिरोध RL को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ये वाला, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये होता है इस C1 के लिए और एक अलग होता है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको ये अलग है और यहाँ पर ये 2EM प्रकार से अलग होता है, ठीक है। तो बाकी ये वाला जो पार्ट है ये आपको पता है, दिष्टकारी कर्व, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर है और इनपुट AC यहाँ पर अप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और बाकी D1 D2 और C1 C2 C3 D1 D3 और लोड प्रतिरोध RL इस प्रकार यहाँ पर है। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब कार्यविधि जरा समझिए क्या होती है। इसके अगर कार्यविधि में ध्यान देंगे तो कार्यविधि में होता है कि जब धनात्मक अर्धचक्र इस पर आरोपित किया जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पर अप्लाई किया जाता है, तो होता क्या उस केस में, ये भी ये किसका हो जाएगा प्लस, ये किसका हो जाएगा माइनस। तो जब ये प्लस का होगा तो ये डायोड किससे जुड़ गया प्लस से, और ये डायोड किससे जुड़ गया माइनस से। ऐसे ही ये डायोड किससे जुड़ गया, इसका ये जो P भाग है वो किससे जुड़ा है माइनस से, ठीक है। और ये डायोड D3 की बात करें तो डायोड D3 का नेगेटिव किससे, नेगेटिव से, और पॉजिटिव किससे, पॉजिटिव से। यानी कि अगर आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान होता क्या है कि डायोड D1 और डायोड D3 ये आपके होते हैं अग्र अभिनति में, ठीक है। D1 और D3 किस में होते हैं, अग्र अभिनति में होते हैं। और डायोड D2 कौन सी अभिनति में होगा, पश्च अभिनति में होगा। क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है प्लस से। कब, यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि धनात्मक अर्धचक्र की। तो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान फिर से समझ लीजिए कि D1 और D2 ये तो इनके जो P भाग है, P लिख N N P P और ये N, ठीक है। इन दोनों के जो P भाग हैं वो धनात्मक सिरे से यानी उच्च विभव पर चले गए हैं और N भाग निम्न विभव पर चले गए, यानी ये दोनों D1 और D2 फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेंगे, ठीक। D2 डायोड इनके अपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो N है वो हाई वोल्टेज में चला गया है, उच्च विभव पर चला गया है, और P लो वोल्टेज में चला गया है, निम्न विभव पर। इसलिए डायोड D2 निम्न विभव पर कार्य करेगा, कब, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान। तो ये डायोड D1 इस संधारित्र C1 को निवेशी वोल्टता के शिखर मान EM तक क्या कर देगा, आवेशित कर देगा। आगे बात सुनिए, C1 कितनी वोल्टता तक चार्ज होगा, निवेशी वोल्टता के शिखर मान EM तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं D3 की, क्योंकि धनात्मक अर्धचक्र की बात हो रही है, ये तो कट ऑफ में चला गया, इससे और इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। D3 इस C3 को चार्ज करेगा, कितने तक चार्ज करेगा जरा ध्यान से देखिए। एक तो ये पड़ेगा बीच में, इस पर कितनी वोल्टेज है EM, और इधर से भी तो EM आएगी, तो इसके कारण ये और ये EM और ये EM मिलकर
इस C3 चार्ज को इस डायोड D3 के द्वारा कितने वोल्टेज तक 2em वोल्टेज या निवेशी वोल्टता के शिखर मान em के दुगने यानी 2em कितने तक 2em तक आवेशित कर दिया जाता है किसके द्वारा D3 के द्वारा। आगे वो समझो क्यों, एक em ये और एक em ये है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है तो जुड़ जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है ये इसमें श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या होंगे यहाँ पर D3 के द्वारा जो C3 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2em वोल्टता तक आवेशित हो जाता है। ये तो रही धनात्मक अर्धचक्र की बात, ठीक है। धनात्मक, एक बार फिर से समझ लीजिए, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान जो D1 डायोड के द्वारा C1 जो संधारित्र है वो निवेशी वोल्टता के शिखर मान em केवल em तक आवेशित हो जाता है, इसके पास जो वोल्टेज है वही इसमें आ जाएगा। और D3 के द्वारा जो C3 संधारित्र है वो निवेशी वोल्टता के शिखर मान em के दुगने यानी 2em तक आवेशित हो जाता है। कौन कौन से आवेशित, कौन कौन से em, एक तो संधारित्र C1 पर उपस्थित वोल्टता em तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर उपस्थित वोल्टता em, इन दोनों को ये योग के बराबर ये संधारित्र C3 डायोड D3 के द्वारा आवेशित हो जाता है धनात्मक अर्धचक्र के दौरान, ठीक है। अब आ जाते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर आप देखेंगे तो ये किसमें चला जाएगा, अब प्लस और माइनस को हटा दीजिए, प्लस और माइनस को आप चेंज कीजिए, ये माइनस और ये इसमें चला गया प्लस। जरा देखिए डायोड D1 का P हाई वोल्टेज पर, डायोड D3 का P लो वोल्टेज पर, इसका भी P लो वोल्टेज पर, N हाई वोल्टेज पर, इसका N हाई वोल्टेज, यानी अब हो गया अपोजिट। मतलब डायोड D1 और D3 चले गए हैं रिवर्स वाइस में और डायोड जो D2 है वो चला गया है फॉरवर्ड वाइस में। D1 D3 रिवर्स वाइस में, D2 फॉरवर्ड वाइस में चला गया, ठीक है। तो इस स्थिति में केवल D2 और इसकी बात हम करेंगे C2 की, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए कट ऑफ में चले गए। अब देखिए जरा, क्योंकि ये पहले इसके द्वारा ये पहले से ही em तक आवेशित था, तो इस D2 डायोड के द्वारा भी ये जो C2 संधारित्र है वो भी 2em तक आवेशित होगा। क्यों, एक तो इसका em यही तो कट ऑफ में चला गया, ये इसका एक तो इसका em और इस कुंडली पर जो इनपुट होगा em निवेशी वोल्टता का शिखर मान em और इसका em, तो वो दोनों भी प्लस करके यहाँ पर ये जो C2 संधारित्र है ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान C2 संधारित्र भी कितना D2 डायोड के द्वारा C2 संधारित्र भी 2em वोल्टता तक आवेशित होता है। ये भी 2em तक हुआ और ये भी 2em तक, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2em प्लस 2em अपॉन 2, तो 2em यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी वोल्टेज है 2em, इस पर 2em और इस पर 2em, तो इन दोनों का एवरेज लेते हैं। एवरेज कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2, वो लिखा है हमने यहाँ से यहाँ पे एरो लगाया ना, ये देखो, तो वो कितना 2em और इधर कितना है इस पर em, तो 2em और em कितना हो जाएगा लोड प्रतिरोध पर 3em। आगे बस समझ में, इस प्रकार से यहाँ पर लोड प्रतिरोध पर कितने वोल्टता प्राप्त होती है, निवेशी वोल्टता के शिखर मान की 3 गुनी वोल्टता प्राप्त होती है लोड प्रतिरोध पर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हूँ, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, चलो इसको बना लिया आपने, हटा देता हूँ। संरचना लिखनी है, संरचना को ज़्यादा है, अब देख के आप खुद लिख सकते हो संरचना इसको, ठीक है। अब हम इसकी जो है क्या बोलते कार्यविधि वगैरह लिख दें, थोड़ा सा देखिए।
देखिए संरचना देखिए, संरचना क्या है इसमें? बोल्टन त्रिगुणक के निर्माण के लिए बोल्टन त्रिगुणक के निर्माण के लिए 3 अर्धचालक डायोड तथा 3 अपघटनी संधारित्र, 3 तो चाहिए ना, D1 D2 D3, ऐसे C1 C2 और C3, तथा 3 अपघटनी संधारित्र, 3 अपघटनी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। अब इन अवयवों को, देखो उसमें ट्रांसफार्मर भी होता है और एक लोड प्रतिरोध भी होता है, तो वो तो कॉमन चीज़ है, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहो तो अगर लिख सकते हो, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, और इसमें एक ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब इनका, इन अवयवों का जो समायोजन होता है उपरोक्त परिपथ चित्र के समान किया जाता है। इन अवयवों का समायोजन उपरोक्त परिपथ चित्र के समान किया जाता है। उपरोक्त परिपथ चित्र के समान किया जाता है। ये देखो एक चीज़, ये जो संरचना लिखी है वो बहुत छोटी संरचना है। आप चाहो तो इसको बहुत बड़ी कर सकते हो। कैसे? कि यहाँ तो हमने लिख दिया कि उपरोक्त परिपथ के चित्र के समान किया जाता है। इसको हटा के आप क्या लिखोगे? D1 का जो P भाग है वो C1 की पहली प्लेट से, D2 का जो पहला भाग है वो C2 की दूसरी प्लेट से, इस प्रकार से आप बनाकर पूरी संरचना इसकी और भी जैसे संरचना इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब टाइम कम होने के हमने इसको इतना स्वरूप दे दिया कि जो इन अवयवों का मतलब ये जो डायोड और जो अपघटनी संधारित्र हैं, ट्रांसफार्मर है, लोड प्रतिरोध है, इनका जो समायोजन होता है वो चित्र जो हमने अभी बनाया है उस चित्र के परिपथ चित्र का कैसा होता है? समान रूप में पाया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये इसको लिख दिया, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, नोट कर लो, इसको हटा दें, फिर कार्य विधि पर आते हैं इसके। देख हेडिंग डालते हैं कार्यविधि, ठीक है। देखते इसकी क्या कार्यविधि है। तो भाई धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है,
धनात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली के सिरे जो S1 और S2 सिरे उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे S1 व S2 क्रम से उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं, जिस कारण डायोड D1 व D3, कौन सा डायोड D1 व D3 अग्र अभिनति में कार्य करते हैं। अग्र अभिनति में कार्य करते हैं, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। अब होता क्या है तो लिख लिया, ठीक है। इस स्थिति में संधारित्र C1 डायोड D1 के द्वारा पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस स्थिति में डायोड D1 के द्वारा संधारित्र C1 निवेशी वोल्टता के शिखर मान निवेशी वोल्टता के शिखर मान EM, निवेशी वोल्टता के शिखर मान EM तक आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, EM तक आगे होगा। और जबकि संधारित्र C3 डायोड D3 के द्वारा संधारित्र C3 डायोड D3 के द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान के दोगुने, निवेशी वोल्टता के शिखर मान के निवेशी वोल्टता के शिखर मान
के दुगने मान 2em तक आवेशित हो जाता है। टू em तक क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। सपोर्ट कर लो जरा करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। क्या लिखा है, संधारित्र C3 डायोड D3 के द्वारा नेवेसी वोल्टता के शिखर मान के दुगने यानी 2em तक आवेशित हो जाता है। जहाँ 2em बराबर किसके होता है वो देखो जरा। जहाँ 2em बराबर क्या होता है, संधारित्र C1 के सिरों पर उपस्थित वोल्टता em। प्लस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली के सिरों पर ऐसे होता है। C3 के ऊपर जो 2em होता है वो इस प्रकार से होता है, एक em ये और एक em ये, ठीक है। तब होता है डायोड D3 के द्वारा जो संधारित्र C3 है वो 2em तक आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक के लिए। अब हम लिखेंगे ऋणात्मक के लिए। ऋणात्मक के लिए क्या होगा, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान क्या होता है, डायोड वो चलो डायोड तो लिख लेंगे इससे पहले को, द्वितीयक कुंडली के सिरे द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 व S2 क्रमशः
किस पर हो जाएंगे? निम्न विभव और उच्च विभव पर होते हैं। निम्न विभव और उच्च विभव पर होते हैं, ठीक है। जिससे डायोड D1 और D2 वो जैसे डायोड D1 और D3 कहाँ चले जाएंगे? रिवर्स बायस में चले जाएंगे, और डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।